संख्याओं की संक्रियाएं हो गई, उस तरह आव्यूह की संख्याएं। तो आव्यूह की एक अपनी अलग दुनिया है, जिसमें हम आव्यूह किसे कहते हैं। हमने शुरू में आते ही क्या पढ़ा, आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह क्या होता है, संख्याओं के संग्रह को, संख्याओं को किसी रो और कॉलम के रूप में लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आव्यूह का यूज किस लिए है, हम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करते हैं। हम देखेंगे आगे इक्वेशन समीकरण क्या होता है और पंक्ति क्या होता है। तो जब हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट लिखेंगे अगर पंक्ति, जिसको कॉलम और जिसको रो बोलते हैं, ऊपर से नीचे लिखेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ए और बी बराबर है या नहीं है, तो ए और बी बराबर हो ही नहीं सकते। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रांत एजुकेशन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने क्लास 12 का पीवाईक्यू सेशन कुछ अपडेट किया था, अपलोड किया था, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और जिसमें हमारा आज का टॉपिक है, अगर आप क्लास 12 का यूपी बोर्ड का अगर आप सिलेबस देखें, उस सिलेबस में आपको बीजगणित है, जिसमें संबंध एवं फलन है, कलन है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, रेखीय प्रोग्रामन और प्रायिकता है। तो जो संबंध और फलन है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो संबंध और फलन है 10 नंबर का होता है, और जो बीजगणित है वो 15 नंबर का है, और कलन आता है आपका 44 नंबर का। सदिश तथा जिसको त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये 18 नंबर का, और रेखीय प्रोग्रामन आपका आता है 5 नंबर का, और प्रायिकता 8 नंबर का। टोटल 100 नंबर का होता है। मैथ को जैसे कि आपको पता है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, और पार्ट 1 में हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है बीजगणित, क्योंकि यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो चीजों को समझना बहुत ईजी होगा, और हम एक फ्लो में आ जाएंगे, जिससे हम सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, बीजगणित में जो हम सेक्शन उठाने जा रहे हैं वो है यूनिट 2, जिसको हम बोलते हैं बीजगणित। और हम बीजगणित को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे आपने सिलेबस को देख रहे होंगे। एक पार्ट को बोलते हैं आव्यूह, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और जो सेकेंड पार्ट है वो होता है सारणिक, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आव्यूह, और बीजगणित आपको एग्जाम में आता है 15 मार्क्स का, जो कि बहुत सिंपल होता है। जैसे कि मैंने पीवाईक्यू में डिस्कस किया था, उसमें कुछ समीकरण को सॉल्व करने के लिए आता है, और ये जो आव्यूह और सारणी के इन दोनों को मिला के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। आव्यूह में ही सारणी का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जाता है। तो चूंकि हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम सारी चीजों को वन बाय वन बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आव्यूह। आव्यूह में हमें डिस्कस क्या क्या करना है कि सबसे पहले हमें देखना है आव्यूह होता क्या है, आव्यूह का यूज क्या है, और आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह के जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब कैसे होता है, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे निकालते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो ये हमारा आव्यूह चैप्टर खत्म कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आव्यूह समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह क्या होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स का कलेक्शन ही आव्यूह कहलाता है। नंबर का कलेक्शन मतलब संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो जब भी हम कुछ संख्याएं, जैसे हो गया 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह की जब संख्याओं का संग्रह हम कर लेते हैं, एक पास रखते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसका हमें नाम देते हैं आव्यूह। ओके, लेकिन हम आव्यूह में किसी विशेष तरीके से संग्रहित किया जाता है, सारे तत्वों को किसी विशेष प्रकार से रखा जाता है। तो वो विशेष प्रकार क्या है, उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि 2 चीजें इसमें जो यूजफुल हैं वो है पंक्ति, जिसको हम लोग रो भी बोलते हैं। तो जनरली हम अपने पूरे सेशंस में हम इसको रो बोल रहे होंगे, और एक होता है स्तंभ, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ओके, तो आपको जैसे पता है पंक्ति रो क्या होता है। तो जब हम इस तरीके से तत्वों को लिखें, जैसे 2, 3, अभी जैसा हमने लिखा है 2, 3,
या 2 4 5 6 8, इस तरह को, जो हम इस तरह से जब तत्वों को लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं रो। जब हम तत्वों को ऊपर से नीचे की तरफ लिखें, जैसे इसी तत्व को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं, जैसे 2 4 5 6 और 8, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है स्तंभ। तो जब हम तत्वों को लेफ्ट से राइट यानी बाएं से जब दाएं से जब बाएं या बाएं से दाएं जब लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रो। और जब हम ऊपर से नीचे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम कॉलम। तो हम इसको यूज किया करेंगे, कॉलम बोला करेंगे और इसको रो बोला करेंगे। तो रो क्या होता है, जब हम तत्वों को बाएं से दाएं की तरफ लिखें, और कॉलम किसको बोलते हैं, जब हम तत्वों को ऊपर से नीचे की तरफ लिखें। तो जैसे मान लीजिए मैं एक तरीके से यहाँ पे कुछ तत्वों को लिखता हूँ, इसमें बताइएगा कितने रो और कितने कॉलम है। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 3 5 7 2 9 4 1 3 2 -1 -2। ठीक है, तो इसमें बताइए कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो ये देखिए, ये क्या हुआ, पूरा एक रो हुआ। तो इसमें ये है पहला रो, इसको बोल सकते हैं R1 है। ये कौन सा है, दूसरा रो है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, R2 है। ये कौन सा रो है, ये है तीसरा रो यानी तीसरा पंक्ति, तो इसको बोलते हैं ये R3 है। तो हम इस वाले को पहले रो बोले हैं, पहला पंक्ति, ये है दूसरा पंक्ति और ये है तीसरा पंक्ति। अब समझ रहे हैं, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ ले जा रहे हैं तो हम इसको बोल रहे हैं पहला पंक्ति, और ये दूसरा, उसी तरह ये तीसरा। तो इसमें टोटल पंक्ति की संख्या कितनी है, यानी टोटल इसमें हम बोलू रो कितने हैं, तो टोटल रो है 3। ओके, इसमें कॉलम कितने हैं, तो ये ऊपर से नीचे आपको देखना है। तो ये है पहला कॉलम, ये कॉलम नहीं, 1 2 3 ऐसा मत काउंट कीजिएगा, 1 2 3 टोटल 3 कॉलम है, ऐसा नहीं, ये पूरे को एक कॉलम बोलेंगे। तो ऊपर से नीचे तक इसको बोलेंगे एक कॉलम, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, C1 है, पहला कॉलम। ये ऊपर से नीचे तक ये क्या है, ये दूसरा कॉलम है। ये ऊपर से नीचे तक ये क्या है, ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, और ये चौथा। तो इसमें कितने कॉलम दिए हुए हैं, इसमें जो भी मैंने अभी सिस्टम लिखा है उसमें पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो टोटल कॉलम कितने हैं, यानी स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ में टोटल 4। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या किया है, मैंने संख्याओं को संग्रहित कर दिया है। यानी जो भी हमारे पास संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर प्लस माइनस, जितने भी रियल नंबर, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, सारे संख्याओं को मैंने लिख दिया। एक एक अलग एक तरीके से लिखा है। इस तरीके को, जो जिस तरीके से हम लिखते हैं, इस तरीके को हम कहते हैं आव्यूह। अभी भी डेफिनेशन पूरा नहीं हुआ है, डेफिनेशन समझने के लिए थोड़ा और मैं और इसको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने तत्वों को लिख लिया। अब जरा देखिए, आव्यूह को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसमें। अब ये लिखा है आव्यूह, तो क्या है, तत्वों के संग्रह को हम क्या बोल रहे हैं, आव्यूह बोल रहे हैं। और अगर हम इस परिभाषा को और ज्यादा थोड़ा अच्छे से बोलें तो हम बोल सकते हैं कि तत्वों को हम किसी एक निश्चित तरीके से लिखते हैं जिसमें रो और कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि तत्वों को जब हम किसी रो और कॉलम के रूप में लिखते हैं तो जो भी प्राप्त जो भी सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। तब इसको बोल सकते हैं कि एक आव्यूह है। और इस आव्यूह में कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 4। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 3 क्रॉस 4। तो पहले वाला को बोलते हैं रो और दूसरे वाले को बोलते हैं कॉलम। रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में हम आव्यूह को लिखते हैं। ठीक है, तो मैं एक और लिख के दिखाता हूं आपको। ये एक आव्यूह लिखा है, इसको मैंने बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये क्या है, एक आव्यूह है। इस आव्यूह का हम कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं ये A बराबर कोई एक आव्यूह है। ठीक है, तो इस आव्यूह में कितने रो हैं,
एक और दो, दो रो हैं, तो हम इस अवयव को रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो रो कितने हैं? रो हैं हमारे पास दो, और कॉलम कितने हैं? तो एक दो तीन, तीन कॉलम और सॉरी हाँ, दो रो और तीन कॉलम है। तो ये एक अवयव है जो कि 2x3 का है, जिसमें रो और कॉलम हमें पता है। ठीक है, और जब हम इन रो और कॉलम को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो देखिए, और अवयव का यूज क्या क्या है? तो अवयव को हम रेखीय समीकरण सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अवयव को जैसे बजट आता है, उसको किसी भी चीजों को अगर हम एक संग्रहित तरीके से लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है। इस तरह के कामों में हम अवयव का यूज करते हैं। अवयव का काम अगर फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा है, और मैथमेटिक्स के हर सारी ब्रांच में, चाहे आप वेक्टर एनालिसिस पढ़ लीजिए, चाहे 3 डायमेंशन सदिश जिसको बीजगणित बोलते हैं, चाहे सदिश पढ़ लीजिए, उन सारे जगहों पे इन सबका काम होता है। तब आपको समझ में आया कोटि और अवयव क्या होता है। तो अवयव क्या होता है? तत्वों के संग्रह को हम बोलते हैं अवयव, और इनके रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कोटि। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं अवयव को, जैसे ये मान लीजिए कोई ए एक अवयव होगा, इसके कुछ रो होंगे, इसको हम अवयव को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई अवयव, उसका मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये एक अवयव है। और ये मान लीजिए कुछ m क्रॉस n में अवयव है। m क्रॉस n कोटि का अवयव होने का मतलब क्या हुआ? m कितने रो की संख्या कितनी है? m, और कॉलम की संख्या कितनी है? n। ओके, इसी तरह अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा अवयव दिया हुआ है b है 2x3 में, या कुछ 2x4 में, तो अगर हमें इसको ऐसा लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये मान लीजिए पहला तत्व होगा, दूसरा तत्व होगा, तीसरा तत्व होगा, चौथा तत्व होगा। क्यों? क्योंकि 4 होंगे कॉलम और 2 होंगे रो, रो क्रॉस कॉलम। तो और यहाँ पे 2 होंगे रो। ये 4 तत्वों को हमने लिख लिया। ये कैसा अवयव है? जिसमें 2x4 का अवयव है। ठीक है, तो हमें अवयव समझ में आ गया, और अवयव की कोटि, इसको बोलते हैं हम अवयव की कोटि। ठीक है, तो कोई ऐसा ए अवयव दिया है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में से बोल रहा है ए एक ऐसा अवयव है जिसमें m क्रॉस n इसकी कोटि है, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। अब चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो हम जनरली फॉलो कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी का किताब, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा, जो भी यूपी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, और हम डायरेक्टली यूपी बोर्ड को ही फॉलो कर रहे हैं। यूपी बोर्ड का बुक्स, एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी का बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, और उन सारे बुक से मैं पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते जाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा अवयव क्या होता है, अवयव में पंक्ति और उसकी संख्याओं को हमने समझा है। ठीक है, और अवयव की कोटि हमने समझा क्या, कि अगर कोई किसी में पंक्ति की संख्या यानी रो, अगर किसी में m दिया है, रो की संख्या अगर है m और कॉलम की संख्या है n, तो इसकी कोटि, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर जिसको बोलते हैं, जिसको कोटि, तो क्या होगा? m क्रॉस n होगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mn। तो अगर कोई एक अवयव है जिसका नाम a है, a एक अवयव है, इसके रो कितने हैं? m, और कॉलम कितने हैं? n, तो इसका ऑर्डर होगा mn। तो यही बोल रहा था, ये होगा ऑर्डर, ये होगा मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमें समझना था वो समझना था कि अवयव क्या होता है और कोटि क्या होती है। ठीक है, अब हम चलिए, अगर मान लीजिए कि हम अवयव को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अवयव कैसा होता है, तो उसको दिखाने के लिए एक अवयव लिखते हैं। ये कोई अवयव है, ठीक है, और मान लीजिए ये 3x3 का अवयव है। जो सबसे ज्यादा यूजफुल अवयव होता है वो है, मान लीजिए ये 3x3 का अवयव है। इस 3x3 के अवयव को, मान लीजिए इसमें कोई तत्व होगा, अभी तत्व नहीं दिया है, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं पहला तत्व A1, इसको बोलते हैं दूसरा A11, इसको बोलेंगे पहला रो और पहला कॉलम। ये पहला रो दूसरा कॉलम,
ये पहला रो तीसरा कॉलम, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इस तरीके से हम तत्वों को लिखते हैं। ये है वन, ये पहला रो खत्म हो गया, ये है दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। उसी तरह ये देखिए, पहला दूसरा तीसरा कॉलम, तीसरा रो है राइट। तो यह है तीसरा रो, पहला कॉलम, तीसरा रो, दूसरा कॉलम, तीसरा रो, रो तो वही है इसलिए ये तीन 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 ही है, और ये तीसरा कॉलम। इस तरीके से हम एक आव्यूह को लिखते हैं जो 3x3 का आव्यूह है। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसको। मैं अगर मान लीजिए कोई आपको आव्यूह ऐसा ही, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे ही कोई बी आव्यूह दिया है, अगर उसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इसको बोलेंगे B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। ठीक है, ये आव्यूह को इस तरीके से लिख सकते हैं और ये बी आव्यूह को इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपको सी आव्यूह लिखना है तो, और मान लीजिए वो सी आव्यूह दिया है 2x3 का है, तो 2x3 का है मतलब इसमें रो कितने हैं आपके पास? 2, और कॉलम कितने हैं आपके पास? 3। मतलब इस तरह 3 आएंगे और इस तरह कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं C11, पहला कॉलम पहला रो और दूसरा कॉलम, उसी तरह पहला रो और तीसरा कॉलम, और दूसरा हम लिख सकते हैं 21, C22, C23। ठीक है, तब देखिए ये हो गया, ये 2 3 6, टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए, कितने तत्वों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6, 2 इधर और 3 इधर, तो 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सी है। ठीक है, तो हमने इस तरह से आव्यूह को देख लिया। हम इसको चाहे तो एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं AIJ, और कितने क्रॉस कितने का था? 3x3 का, और इसका हमने नाम दे दिया क्या? E। तो हम लिख सकते हैं A एक ऐसा आव्यूह है जिसमें जिसका एलिमेंट, जिसका तत्व है AIJ, और वो 3x3 का तत्व है, 3x3 का आव्यूह है। तो इसमें क्या है, IJ को बदलते रहना है। जहां पे IJ क्या है, I इक्वल टू होगा 1 2 3 इस तरीके से, और J भी होगा क्या? 1 2 3। तो अगर हम ऐसे आव्यूह का निर्माण करें तो ये होगा ऐसे आव्यूह का हमें निर्माण करना है, तो ये इसी तरह का आव्यूह होगा। अब जरा देखिएगा, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया है जो कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखिएगा, एनसीईआरटी बुक की बात करें, ये चैप्टर 3 है। तो एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव यानी जिसके तत्व हों, और वो तत्व दिया है क्या? AIJ इक्वल टू 1/2 मॉड I-3 है। कह रहा है एक ऐसे आव्यूह की रचना कीजिए जिसके तत्व इस परिभाषा, ये एक फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किए जाते हो। तो मान लीजिए वो है A। ठीक है, और आव्यूह कितने क्रॉस कितने का बोला है? आव्यूह बोला है 3x2 का ज्ञात करना है। यानी इसमें पहले को रो बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो इसमें रो कितने होंगे? 3, और कॉलम कितने होंगे? 2। तो इस तरह के अगर आव्यूह हमें लिखना होगा तो कितने रो हैं? 3। तो मैं ऐसा बात लीजिए, देखिए पहला रो, ये दूसरा रो, और ये तीसरा रो, 3 रो, और कॉलम कितने हैं? 2। तो ये हो गया पहला कॉलम, और इस लाइन में हम लिखेंगे दूसरा कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास एक यहाँ पे तत्व होगा, एक यहाँ पे तत्व होगा, एक यहाँ पे तत्व होगा, एक यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसमें देखिए टोटल 3 हो गए रो और 2 हो गए कॉलम, ये नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें 2 कॉलम रखना है,
तो 3 रो रखना है, तो यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। चलिए हम उसको थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो इस तरीके से हम तत्वों को लिख सकते हैं। क्यों, इसमें कितने, और एक और लिखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 3 रो था। तो हम लिख सकते हैं, एक और लिख लेते हैं, नीचे जगह बना देते हैं, A22 सॉरी A31 A32। तो जो आव्यूह हमें बोला था वो बन गया है। ये कितने क्रॉस कितने का आव्यूह है, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2 का आव्यूह बन गया है। लेकिन इतना ही नहीं छोड़ना है, ये तो हम सामान्य तौर पे कोई भी लिख सकता है। हमें एक परिभाषा भी दिया था क्या, कि A11 का मान निकाल सकते हैं, मैंने I की जगह पे 1 और J की जगह पे भी 1 है, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको इसको इसको, इन चारों को निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिएगा, हम इन चारों को अगर निकालें, मान लीजिए हमें A11 निकालना है, A11, तो ये जो भी डेफिनेशन दिया है उस डेफिनेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, Aij इक्वल टू 1/2 I माइनस 3j। चलिए I की जगह पे 1 रखिए और J की जगह पे भी 1 लिखिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 3 इंटू 1। यही तो है, I की जगह पे हमने 1 रखा और J की जगह पे भी 1 रखा है, तो ये निकल के आएगा A11 इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3, ये होगा 1/2, वैसे ही रहेगा। और जरा देखिएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, और -2 का मॉड लेते हैं तो क्या होता है, मॉड जब भी किसी संख्या के लेते हैं तो वो सिर्फ पॉजिटिव बाहर आता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा और ये आएगा 1। ये माइनस जो था वो बाहर निकल के क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया था। ओके, तो A11 हमारे को हमको क्या निकल के आया, 1। उसी तरह अब हमें निकालना पड़ेगा A12, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में निकालिएगा A12। आपको क्या करना है, I की जगह पे 1 रखना है और J की जगह पे 2 रखना है। तो जो भी फॉर्मूला था जो उसने दिया था उसमें I की जगह पे आप रखिए 1 और J की जगह पे रखिए 2, तो ये निकल के आएगा 1/2 1 माइनस 6, तो ये निकल के आएगा 5/2। तो A12 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/2। चलिए अब हम निकालते हैं A13, 1/2 I की जगह पे 1 माइनस 3 इंटू J की जगह पे 3, ये हो जाएगा 1/2 और ये माड में 1 माइनस 9 और ये आ जाएगा 8/2 और इसका मान होता है 4 के बराबर। तो ये 13 का निकल के आएगा 4, लेकिन 13 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो निकालना चाहिए 21, तो हम 21 निकालते हैं, A13 की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको समझ में आ गया हमें निकालना कैसे है, ठीक है। तो A21 निकालना है, A22 यहाँ पे लिख देता हूँ, A13 की ज़रूरत ही नहीं है, कोई काम का नहीं है। A21 निकालना है, A22 निकालना है और उसके अलावा A31 निकालना है और A32 निकालना है, ठीक है। A21 निकालने के लिए 1/2, उसी फार्मूले में हम I की जगह पे 2 रखेंगे, J की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये निकल के आएगा 1/2 2 माइनस 3 -1 आएगा और बाहर निकल 1 आ जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 ही होगा, तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 1/2। ओके, अब हमें निकालना है A22, तो मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी बोर्ड से।
चलिए A22 निकालना था, 1/2 और 2 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 6, सो ये होगा 1/2 इंटू -4 का मॉड, दैट विल बी इक्वल टू 2, तो ये निकल के आ गया 2। चलिए हमें निकालना है A31, A31 निकालने के लिए 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 1, ये निकल के आएगा 0, तो A31 इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है A32, तो A32 होगा 1/2, 3 माइनस 3 जे की जगह पे 2 रख देंगे और ये आएगा 1/2, 3 माइनस 6 -3 होगा और 3 बाहर हो जाएगा, तो ये आएगा 3/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/2। ठीक है, तो हमें अब ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास सारी चीज़ों की वैल्यू निकल के आ गई है। A11 की वैल्यू आ गई है, A212 की वैल्यू आ गई है, A21, 22, 23, 31 एंड 32, सारी चीज़ों की वैल्यू आ गई है। सारी चीज़ों की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, जो भी हमने A माना था, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देखिएगा कहीं प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, और हमें करना क्या है, बस हमें I और J की जगह पे मान रखने हैं और हो जाएगा। तो जब हम सारी चीज़ों का मान रखेंगे तो A जो है वो हो जाएगा A इक्वल टू 1 का मान रखेंगे 1, 1 का मान रखेंगे 5/2, 2 का मान रखेंगे 1/2, 2 का मान 2, 3 0 और 3/2। तो यह अभी होगा जिसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने आंसर से मैच कीजिएगा। वो आएगा 1, 5/2, 1/2, 2 0 एंड 3/2, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा ये कैसे निकालना है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इस पे। आपके एक्सरसाइज में 3.1 में इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली इसी पे बेस होगा। और वो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमें कह रहा है एक ऐसा अवयव बताइए जिसका डेफिनेशन दिया है, और वो क्या दिया है, कह रहा है Aij है I/J के बराबर। तो हमें ये क्वेश्चन है Aij का, हमें एक ऐसा अवयव बताना है, और वो अवयव का जिसमें सारे तत्वों को हम इस तरीके से निकालेंगे Aij, और ये अवयव हमें बताना है कितने क्रॉस कितने का, 2x2 का। किसके लिए बताना है, फॉर 2x2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया क्या कि एक ऐसा अवयव आप पहले से मान लीजिए कि वो ऐसा अवयव ए होगा, और ए के सारे तत्व 2x2 का है, तो इसमें कितने तत्व होंगे, टोटल 2 दूना 4, टोटल 4 तत्व होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं A11, A12, A21 और A22 तत्व हो गए। अब हमें क्या करना है, A11 का, 12 का, 21 का, 22 का मान निकालना है। चलिए हम मान निकालते हैं इधर। तो
तो हम मान निकालते हैं A11 का। 11 के मतलब आई की जगह पे कितना रखना है, आई की जगह पे हमें रखना है 1 और जे की जगह पे भी रखना है 1। चलिए ये डेफिनेशन है, इसमें आई की जगह पे 1 रखिए और जे की जगह पे भी 1 रखिए। ये हो जाएगा 1/1, कितना निकल के आएगा 1। A11 का मान कितना निकल के आया 1, तो हम इसकी जगह पे कितना रख देंगे 1। अब हम निकालते हैं A12 का मान। A12 का मान कैसे निकालेंगे, हम आई की जगह पे कितना रखेंगे 1 और जे की जगह पे कितना रखेंगे 2, तभी तो ये A12 बनेगा। तो हम इसके जगह पे रखे हैं, आई के जगह पे रखेंगे 1 और जे की जगह पे रखेंगे 2, तो कितना निकल के आएगा 1/2। उसी तरह हम निकालते हैं A21 का मान। अब आपको समझ में आ गया होगा, A21 में क्या करेंगे, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे, 3 नहीं 1 रखेंगे। तो आई की जगह पे हम रखेंगे 2 और जे की जगह पे 1, तो ये कितना निकल के आएगा 2। इसका हमने मान निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। अब हमें A21 निकालना है, A22। सो आई की जगह पे भी 2 और जे की जगह पे भी 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें सबका मान निकल गया है, तो एक ये ऐसा अभी लिखना था, तो ये क्या हो जाएगा, सबके A11 की जगह पे रखेंगे 1, 12 की जगह पे 1/2, 21 की जगह पे 2 और 22 की जगह पे 1। ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। हमसे क्या पूछा था, अवयव पूछा था। एक ऐसा अवयव बताइए जो किसके, जो कितने क्रॉस कितने का हो, 2x2 का हो और उसके तत्व यहाँ से निकाल लीजिए। तो हमने इसका यूज करके उसके सारे तत्व निकाल लिए और उस अवयव को बता दिया, यही है अवयव। अब हम चलिए चलते हैं, अवयव आपने समझ लिया, अब हम चलते हैं अवयव की कोटि हमने समझ ही लिया है, और अब हम समझते हैं अवयव के प्रकार। तो ये आपका हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा, मैं देखूंगा कि कहीं पे ऐसी चीजें हैं जो मुझे बतानी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में उस जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरीके से मैं बता दूंगा। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे अवयव के प्रकार। तो अवयव के प्रकार में पहला है जिसको हम बोलते हैं स्तंभ अवयव। जिसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो और बाकी बहुत सारे रो हो सकते हैं। तो एक ऐसा अवयव जिसमें कॉलम की संख्या कितनी हो, एक हो। एक ऐसा अवयव जिसमें एक स्तंभ होता है, वो कैसा अवयव कहलाता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। तो आप ऐसे अवयव को लिख सकते हैं, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक होती है स्तंभ अवयव कहलाता है। उस अवयव को अगर हमें लिखना पड़े तो जैसे आपको मैं बताया था, ए एक ऐसा अवयव है जिसमें एम, ये पहले को क्या बोलते हैं रो और दूसरे को कॉलम। तो रो तो कुछ भी हो सकता है, तो रो को मान लीजिए एम है, और कॉलम, कॉलम मैंने बोला है एक होगा। तो ये अवयव को हम क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव। इस तरह इसमें तत्व तत्व कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको, A11, A12, ए सॉरी A31 और ये होगा A21, उसी तरह A41 और इस तरह चलते जाएगा। इसमें टोटल कितने स्तंभ है, स्तंभ इसमें सिर्फ और सिर्फ एक है। और इसमें पंक्ति कितनी है, इसमें रो कितने हैं,
तो रो की संख्या टोटल है 3 और कॉलम की संख्या है 1। तो इस तरह के अवयव को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव मतलब एक स्तंभ की तरह दिखे। तो स्तंभ की तरह दिखेगा तो उसमें स्तंभ तो एक सिर्फ एक ही होगा, उसमें सिर्फ रो बहुत ज्यादा होंगे, बट स्तंभ एक होगा। उसी तरह से दूसरा है पंक्ति अवयव। तो आप समझ गए होंगे स्तंभ अवयव में स्तंभ कितने थे? एक। तो पंक्ति अवयव में पंक्ति कितने होंगे? एक होंगे। तो दूसरा है पंक्ति अवयव। जिसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सॉरी, पंक्ति अवयव को बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। तो इसमें कुल पंक्ति कितनी होगी? पंक्ति होगी एक। और स्तंभ, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं? तो स्तंभ मान लीजिए होंगे n। तो इस तरह के अवयव को हम बताने के लिए क्या बोलते हैं? ए m क्रॉस n बोलते हैं। m की जगह पे कितना होगा? 1 क्रॉस n। इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम पंक्ति अवयव, यानी रो मैट्रिक्स। और इसको अगर हमें लिखना पड़े तो किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखेंगे a इक्वल टू, और इसमें रो कितने वाले होने वाले हैं? एक। तो आप एक रो लिखो और कॉलम आप कितने में लिख सकते हो? आप ऐसे हो सकते हैं A11, A12, A13, इस तरीके से चलता रहेगा। इसमें रो कितने हैं? एक। क्रॉस कॉलम कितने हैं? n कॉलम होंगे, ये n तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा स्तंभ अवयव क्या होता है, पंक्ति अवयव क्या होता है। इसके आगे हम देखते हैं वर्ग अवयव। तो तीसरा है वर्ग अवयव, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम बराबर हो। जैसे मान लीजिए एक ऐसा मैट्रिक्स था हमारे लिए, m क्रॉस n को हम क्या बोलते हैं? एक मैट्रिक्स बोलते हैं, एक अवयव बोलते हैं, जिसमें रो कितने हैं? m है, और कॉलम कितने हैं? n है। इसे बोलते हैं रो क्रॉस कॉलम। तो रो कितने हैं? m, और कॉलम कितने हैं? n। जब m बराबर n हो जाए तो हम इसी को बोलेंगे वर्ग अवयव। और हमें यह समझ में भी आता है वर्ग किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो ऐसा समझ लिए ये इसके बराबर हो गया, यानी जितना ऐसे था उतना ही ऐसे हो गया। यानी m और n बराबर हो जाए तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए ऐसा दिया है 2 क्रॉस 2, तो एक ऐसा अवयव, ए एक अवयव का नाम है और वो कैसा अवयव है? वर्ग अवयव है। उसी तरह आपको मान लीजिए दिया हो ए 3 क्रॉस 3, तो ये क्या? एक अवयव है। और इस अवयव में कितने कितने रो हैं? 3। और कितने कॉलम है? 3। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव। उसी तरह हम आयताकार अवयव भी बता सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कोई एक ऐसा अवयव है जिसमें 2 क्रॉस 4 हो, तो ये कैसा हो गया? एक आयताकार अवयव हो गया। इसको आप बनाओगे तो एक आयत के रूप में बन जाएगा, जिसमें कितने होंगे? रो होंगे 2 और कॉलम होंगे कितने? 4। तब ऐसा हो जाएगा A11, A12, A13, A14। उसी तरह A21, A22, A23, A24। तो इसमें हो गया 2 रो और टोटल 4 कॉलम। तो ये एक आयत के रूप में दिख रहा है। अगर सारे तत्वों को ऐसे मिला दो इस तरीके से तो कैसा दिख रहा है? एक आयत दिख रहा है। इसके सारे तत्वों को मिला दो तो कैसा दिखेगा? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तत्व एक, यहाँ पे तत्व एक, यहाँ पे तत्व एक, यहाँ पे तत्व एक, इस तरह ब्रैकेट में दिखाओ। तो इन सारे तत्वों को मिला देंगे तो कैसा? एक वर्गाकार आकृति बन जाएगी। तो इस तरह के अवयव को हम बोलते हैं वर्ग अवयव। अब हम देखते हैं विकर्ण अवयव।
तो जरा देखिएगा विकर्ण अवयव किसे कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सारे तत्व जीरो हों, ऐसे अवयव को हम कहते हैं विकर्ण अवयव। तो जैसे मान लीजिए कोई ए ऐसा अवयव दिया है जिसमें ये पहला तत्व को A11 बोलते हैं, बाकी तत्व जीरो। तो ये कैसा अवयव है जिसमें इसको हम बोलते हैं विकर्ण। आपने वर्ग देखा है, इसको हम वर्ग बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। और इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो ये भी एक तरह का अवयव है और इसमें विकर्ण है ये। और इसके अलावा सारे तत्व जीरो हों, शून्य हों, तो इसको क्या बोलते हैं हम, विकर्ण अवयव। तो ऐसा अवयव जिसके सारे तत्व विकर्ण के अलावा सभी तत्व शून्य हों, विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई जे इस तरीके से हो कि जब ए आई जे की वैल्यू कितनी हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, और ए आई जे की इक्वल वैल्यू इक्वल टू जीरो हो। कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे हो, और यहाँ पे जब आई इक्वल टू जे हो, यानी आई और जे बराबर हो। यहाँ पे देखिए आई जे बराबर है, यहाँ पे भी आई जे बराबर है, यहाँ पे भी आई जे बराबर है। तो इसके अवयव को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं विकर्ण अवयव के अलावा इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, ए इक्वल टू A100 020 004। ये कैसा अवयव है जिसमें सारे विकर्ण के सिर्फ तत्व हैं नॉन जीरो और बाकी जीरो है। इस तरह के अवयव को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। अब हम देखते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव किसे कहते हैं, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण, ऐसा विकर्ण अवयव, ये एक तरह का विकर्ण अवयव होता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा विकर्ण अवयव तो ऐसा विकर्ण अवयव का मतलब क्या हुआ कि विकर्ण के अलावा सारे तत्व जीरो होंगे। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सारे तत्व बराबर हो, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी तत्व आपस में समान होते हैं। ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक ऐसा अवयव है जो एक विकर्ण अवयव हो, तो सबसे पहले वो विकर्ण अवयव होना चाहिए। विकर्ण अवयव होने का मतलब कि अगर मान लीजिए 3x3 का है तो ये सारे तत्व जीरो होंगे विकर्ण के अलावा। अब विकर्ण तो सिर्फ लिखना है यहाँ पे, और विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। किस लिए, अदिश अवयव के लिए। तो जैसे मान लीजिए अगर ये विकर्ण अगर √2 है तो ये भी √2 होगा और ये भी √2 होगा। विकर्ण के सारे तत्व आपस में अगर बराबर हो गए तो अदिश अवयव कहलाता है। अगर विकर्ण के तत्व आपस में बराबर नहीं हो और सारे तत्व जीरो है तो विकर्ण अवयव कहलाता है। जिसमें रो और कॉलम समान हो तो क्या बोलते हैं, उसको वर्ग अवयव बोलते हैं। रो और कॉलम समान नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, आयताकार अवयव बोलते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्तंभ हो
उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, यानी कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। ठीक है, अभी तक मैंने इतना ही डिस्कस किया। तो ये अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह में क्या होता है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए बी बोल रहा हूँ, दूसरे मैट्रिक्स, तो ये मान लीजिए 2.5 है, ये भी 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा, बाकी बाकी 0 0 है। तो इस तरह के आव्यूह को हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। और विकर्ण के साथ साथ ये क्या है, अदिश आव्यूह भी है। अब हम देखिए एक और चीज देखते हैं, तत्समक आव्यूह और जीरो मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। तत्सम आव्यूह और शून्य आव्यूह। तो हम देख लेते हैं शून्य आव्यूह सबसे पहले। तो अब जरा ध्यान दीजिए, शून्य आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले शून्य आव्यूह और तत्समक आव्यूह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए, देखिए हम इसको कैसे यूज करेंगे। शून्य आव्यूह क्या होता है, जिसके सभी तत्व शून्य हो, इसे लिख सकते हैं। जिसके, ऐसा आव्यूह जिसके क्या बोलते हैं, ऐसा आव्यूह जिसके सभी तत्व क्या हों, या सभी अवयव या शून्य हों, जीरो हों, क्या कहते हैं उसको, शून्य आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए एक ऐसा आव्यूह है जिसके सारे तत्व 0 0 है। उसी तरह जैसे मान लीजिए पी एक ऐसा आव्यूह है जिसके सारे तत्व 0 0 है। ठीक है, तो ये इसका कोटि कितना है, 2 × 2 का आव्यूह है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम, इसमें 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 × 3। जस्ट रिवीजन के लिए लिख दिया, ओके। ठीक है, शून्य आव्यूह, और शून्य आव्यूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ से प्रदर्शित करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ओ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ओ से किसको प्रदर्शित करते हैं, शून्य आव्यूह को। यानी सभी तत्व जब शून्य हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, हम शून्य आव्यूह बोलते हैं, और उसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, जीरो जैसा। ठीक है, अब हम देखते हैं तत्समक आव्यूह, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको हम बोल देते हैं इकाई आव्यूह। तो हम इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए इकाई मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसके जिसमें विकर्ण क्या हो, एक हो, उसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तो एक तरह से देखा जाए तो तत्समक आव्यूह जो होता है ना, एक तो पहले विकर्ण आव्यूह होगा और साथ में साथ अदिश आव्यूह होगा, और हम वैसे जिस तरीके से हम विकर्ण आव्यूह लेते हैं उसमें उसको वर्ग आव्यूह भी बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखा दूं, ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें विकर्ण के सभी तत्व
एक हो। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए जैसे अवयव को आई बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक है, और इसमें विकर्ण एक ऐसा विकर्ण अवयव है और विकर्ण के सारे तत्व एक होने चाहिए। तो ये मान लीजिए A100 010 001, तो इसमें विकर्ण के सभी तत्व कितने हैं? एक है, और विकर्ण के अलावा सारे तत्व जीरो हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो अदिश अवयव का जो मैं डेफिनेशन बताया था यही तो था क्या, कि विकर्ण के सभी तत्व आपस में बराबर है और एक विकर्ण अवयव भी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव, और इसको हम आई से भी प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, कैपिटल आई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको कहीं ऐसा लिखा हो आई 2x2, इसका मतलब हुआ, आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये होगा 1 1 0 और ये 0। ये कैसा अवयव है? ये एक विकर्ण अवयव है जिसके विकर्ण के सारे तत्व एक हैं और उसके अलावा सारे सभी तत्व 0 हैं, और ये 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी दो रो हैं इसमें, दो रो और दो कॉलम। इसको बोलते हैं हम R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं C1 और इसको बोलते हैं हम C2। तो इसमें दो रो है और दो कॉलम है, इसलिए 2x2 और आई। इसी तरह आपको ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, इसे बोल सकते हैं आई 5x5, तो ये भी बना लेंगे ऐसे 5x5। इसमें सारे तत्व, ये सारे तत्व क्या होंगे? 1 होंगे और बाकी सारे तत्व 0 0 0 0 हर जगह। तो ये हो गया तत्समक अवयव बोलते हैं, इकाई अवयव भी बोलते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं अवयव की समानता। अवयव की समानता यानी दो, जैसे होता है ना संख्याओं की समानता, जैसे 2 बराबर 2, या ये एक संख्याओं की समानता है। 3 3 के बराबर होता है, ये इसकी समानता है। या जैसे दिया है x बराबर 3 है, यानी x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। x की जगह पे 3 रखेंगे तभी तो 3 बराबर 3 होगा। ऐसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 5 = 5, तो ये संख्याओं की समानता है। उसी तरह हम यहाँ अवयव की समानता देखते हैं, यानी दो अवयव समान कब कहे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक अवयव है 2x2 का, उसी तरह b एक अवयव है 2x2 का। ओके, इन अवयव की हमें समानता बतानी है, ये अवयव आपस में समान है या नहीं है। तो देखिए, अवयव की समानता बताने के लिए दो चीज होना चाहिए। पहली बात क्या है कि अवयव की कोटि समान होनी चाहिए। मान ली ए और बी की समानता बता रहे हैं, तो क्या होनी चाहिए? अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। तभी हम क्या बता सकते हैं? तभी हम बता सकते हैं कि अवयव समान है या नहीं, तभी हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे।
क्यों, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं। अच्छा, अब जरा ध्यान देखिएगा, दूसरा पॉइंट है, कोटि समान हो गए। अगर मान लीजिए कोटि समान हो, फॉर एग्जांपल इसमें ए अवयव की कोटि कितनी है, 2x2 है। इसमें बी अवयव की कोटि कितनी है, 2x2 है। अब जब कोटि समान हो गया तो ए के तत्व बी के तत्वों के बराबर होने चाहिए। मतलब क्या हुआ, ए के जो तत्व हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, संगत तत्व, तो ऐसा लिख सकते हैं, ए के संगत तत्व बी के संगत तत्व के समान समान होना चाहिए, या समान होता है लिख सकते हैं। अगर ऐसा है, अगर ये पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों सही है, तभी हम बोलेंगे कि आव्यूह समान है, अदरवाइज हम बोलेंगे आव्यूह समान नहीं है। आव्यूह की समानता मीन्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आव्यूह की कोटि समान है या नहीं। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि आव्यूह के ए के संगत तत्व बी के संगत तत्व के समान है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैं तत्व लेता हूँ, कुछ भी, एक्स 2 3 वाई, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 2 3 7। ठीक है, कह रहा है कि ए, यदि ए बी के बराबर हो तो एक्स और वाई का मान बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इस तरह के, इनफैक्ट इस तरह के ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, और इस एक्सरसाइज 3.1 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कह रहा है ए के तत्व, अगर ए और बी समान हो तो एक्स और वाई का मान बताइए। तब जरा देखिएगा, सबसे पहले हम ए और बी समान है तो इसकी कोटि समान होने चाहिए। तो देखिए जरा, इसकी कोटि कितनी है, 2x2, और इसकी कोटि कितनी है, 2x2। तो ए में कोटि 2x2, बी की कोटि, तो पहला हमारा पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे पॉइंट है कि ए के संगत तत्व बी के संगत तत्व के समान होना चाहिए। तो ए का संगत तत्व माने ए का पहला तत्व बी के पहले तत्व के, तो ए का पहला तत्व कितना है, एक्स, और बी का पहला तत्व कितना है, 2, यानी एक्स बराबर 2 होगा। अगर एक्स 2 होगा तभी हम बी ए बी के बराबर बोलेंगे। उसी तरह बी का, ए का पहला तत्व बी के दूसरे तत्व, ए का दूसरा तत्व और बी का दूसरा तत्व, देखिए दोनों बराबर होने चाहिए। देखिए बराबर है, 2 बराबर 2, बिल्कुल सही है। उसमें देखिए ए का ये वाला तत्व, यानी दूसरे का पहला तत्व बी के दूसरे का पहले तत्व के बराबर होना चाहिए। देखिए 3 बराबर 3 है। और उसी तरह ए का दूसरे का दूसरा तत्व और बी के दूसरे का दूसरा तत्व बराबर होना चाहिए, जो कि कितना होना चाहिए, 7 के बराबर। यानी x बराबर 2 निकल के आएगा और y बराबर 7 निकल के आएगा। अगर x के जगह पे अगर आप 2 रख देते, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो मैंने पूछा था, 2 और 7। अगर इस क्वेश्चन, तो अगर मैं x के जगह पे 2 रख दूं और y के जगह पे 7 रख दूं, तो ये दोनों आव्यूह बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ए और बी एक ही आव्यूह हो गया। एक ही आव्यूह मतलब आपस में ये दोनों आव्यूह बराबर हो गया। पहला तत्व पहले तत्व के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर है, तीसरा तीसरे के बराबर है, चौथा चौथे के बराबर है। सारे तत्व आपस में बराबर हो गए। ये की कोटि भी बराबर थी, आपको यहाँ पे दिखा था, और इसके सारे संगत तत्व बराबर हो गए। तो ये कैसा आव्यूह कहलाएगा, एक तरह का समान आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा इसी पे। एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया है आपको, कह रहा है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, ठीक है, पेज नंबर 45 पे। चलो देखिएगा, x प्लस
3z+4 2y-7 -6 a-1 0 b-3 -21 and 0। कह रहा है ये बराबर है 0 6 3y-2 -6 -3 2c+2 2b+4 -21 एंड 0। ये सवाल है और आपको इसको सॉल्व करना है और आपको क्या बताना है, क्वेश्चन देख के आपको लग गया होगा क्या, एक्स जेड वाई ए और बी, ये तो इसमें अननोन है। कह रहा है कि ये दोनों दो अवयव है आपस में समान है, बराबर का चिन्ह कह क्या रहा है, यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह दे दिया है, मतलब आपस में बराबर ही। तो ये एक अवयव है उसके बराबर है, तो आपको बताना है क्या, एक्स वाई जेड ए बी का मान। ठीक है, तो देखिए जब दो अवयव समान होते हैं सबसे पहले आप चेक कीजिए कि उनके कोटि समान है या नहीं। तो अब ये कह रहा है समान है तो कोटि अपने आप समान हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, बट फिर भी चेक कर लीजिए। देखिए इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, तो टोटल 3 रो हैं। और कितने कॉलम है इसमें, 1 2 एंड 3, तो टोटल 3 कॉलम हो गया। यहाँ पे देखिएगा 3 रो और 3 कॉलम, तो ये अवयव आपस में होंगे तो बराबर, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 3x3 हो गया। अब अवयव अगर बराबर है तो इसका जो पहला तत्व है इसके पहले तत्व के बराबर होगा। तो ये कितना है, x+3 बराबर 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर होना चाहिए, जो इसके बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान निकल के आएगा -3। ओके, एक मान निकल गया। दूसरा कह रहा है कि इसका दूसरा तत्व इसके दूसरे तत्व के बराबर होना चाहिए, यानी z+4 = 6 होना चाहिए। तो z की वैल्यू निकल के आएगी 6 - 4 और ये हो जाएगा 2, तो हमें z का मान भी निकल गया। तीसरा तत्व देखिएगा, कह रहा है इसके ये बराबर होना चाहिए, अवयव समान होगा तो तीसरा तत्व भी बराबर होगा। उसी तरह सारे तत्वों को बराबर करिए और सबका आंसर निकल जाएगा। तो 2y - 7 = 3y - 2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन जैसे सॉल्व करना है, क्लास 6 का है। सो 3y - 2y, इसको उधर ले गया और उसको इधर लाया, -7 + 2, तो ये हो जाएगा y = 3 में से 2y और ये हो जाएगा -5। x z निकल गया, y में निकल गया। ओके, अभी और भी कुछ चीजें रह गई हैं निकालना। सो इसमें क्या निकालना है आपको, या -6 का -6 इक्वल है, यहाँ से कुछ निकल पाएगा। यहाँ पे देखिए a-1 बराबर होना चाहिए -3 के, तो ये हो जाएगा a = -3 + 1, ये कितना निकल के आएगा, -2 के बराबर। ठीक है, चलिए a का मान निकल गया -2। और क्या निकालना है, b। अब जरा देखिए b किस में है, वहीं से तो b निकलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला तत्व इस वाले तत्व के बराबर, ये तो ऑलरेडी बराबर है, इन सबको बराबर करके क्या ही कुछ नहीं मिलेगा, 0 बराबर 0, -21 बराबर -21 है। b-3 = b+4, तो कह सकते हैं b-3 = 2b+4।
इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। 2b इधर से उधर ले जाएंगे तो b हो जाएगा -3 इधर और इधर -4, ये हो जाएगा b इक्वल टू -7। आंसर मैच कीजिएगा, x की वैल्यू आएगी -3, z की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू आएगी -5, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -7। ओके, तो अगर आपने इतनी सारी चीजें जो मैंने बताया, अगर ये सारी चीजें आप समझे होंगे तो आपसे 3.1 एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके का क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो मैं एक और कराता हूँ, ताकि आपका 3.1 जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 3.1 वो हो जाएगा। और हम बाकी दूसरे क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, एक जो क्वेश्चन था वो आपको एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वो क्वेश्चन था कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी सभी कोटियां क्या हो सकती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी अवयव में कितने अवयव हैं, 8, यानी अवयव मतलब तत्वों की संख्या, टोटल कुल अवयव 8 है। अगर अवयव 8 हों तो इसके संभावित कोटियां क्या हो सकती हैं, यानी हमसे एक कोटि पूछा है। मैं आपको बताया था कोटि क्या होता है, m क्रॉस n। तो कितनी कोटियां संभव है ये हमसे पूछा है, कोटियों की संख्या, यानी 2 क्रॉस 2 की 2 क्रॉस 2 एक कोटि होगा, 3 क्रॉस 2 हो सकता है, 4 क्रॉस 1 हो सकता है, 8 क्रॉस 1 हो सकता है, 5 क्रॉस 3 हो सकता है। ये सब कोटि तो है। 1 क्रॉस 1 भी एक कोटि है, 2 क्रॉस 2 भी है, 2 क्रॉस 3 भी है, 1 क्रॉस 3 भी है, 2 क्रॉस 4 भी है, ये सब कोटि है, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है यदि अवयव की संख्या कितनी है, 8 है, तो हमें कोटि बताना। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप 8 का एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2, 2 से 4 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 2, 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 1 बार में जाएगा। तो क्या आएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। टोटल तत्वों की संख्या कितनी थी, 8। 8 का हमने एलसीएम निकाला, 2 गुणे 2। अब आप कर सकती है, अब आप देखिए कि देखिए हमको कोटि बताना है तो क्या बताना है, m और n बताना है, यानी दो चीजें बतानी है, m और n। तो m और n बताने के लिए हमें दो चीज लेना पड़ेगा। तो कोई तीन में से कोई दो को लीजिए और जितनी चीजें बना सकते हैं वो सारी चीजें लिख दीजिए, वही सारी हमारी कोटि होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कोटि। और कोटि क्या क्या संभव है जरा देखिएगा, 2 को एक साथ लेना है, मतलब 2 चाहिए टोटल, और 3 है तो 2 को एक साथ लेना पड़ेगा। तो 2 इसको अकेले रखिए, इन दोनों को एक साथ मिला लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 4 का बन जाएगा, एक बन सकता है 2 क्रॉस 4 का। तो आप क्रॉस में लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमें लिखने की आदत है। हम कैसे लिखते हैं कोटि, कोटि हम लिखते हैं r क्रॉस c के रूप में, ठीक है, उसी तरह लिखते हैं। तो इसको मान लीजिए 2 और उन दोनों के एक साथ मिलाइए, तभी तो 2 बन पाएगा। ये एक हो गया। अब कोई ये कह सकता है कि नहीं, इन दोनों को मिलाऊंगा, इसको अकेले छोड़ दूंगा, तो वो भी मिला लो भाई। तो ये हो गया 4 क्रॉस 2, ठीक है। बस इतना ही दो, नहीं बिल्कुल नहीं। अब कुछ और होता तो हम देखिए, इसको इसको मिलाया हमने, फिर इसको इसको भी मिला लिया। अब कुछ और होता तो इसको ऐसे मिलाते, लेकिन यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे नहीं बनेगा। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है ना यार, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 है ना। तो हम चाहें तो इन दोनों को एक साथ मिला लें, इन तीनों को एक साथ मिला लें, इसको अकेला रहने दें, तो ये हो जाएगा 8 क्रॉस 1, हो सकता है। उसी तरह हम चाहें तो इसको पहले लिख लें और दूसरे इन दोनों को एक साथ मिला लें। इसके अलावा कुछ और नहीं बन पाएगा। अब आप क्या बनाओगे, कुछ भी नहीं बना सकते ना। यहाँ पे एक और क्लास एक कर लोगे तो क्या फायदा होगा उससे, इन दोनों को एक साथ कर लोगे, फिर इन तीनों को एक साथ करना पड़ेगा, फिर 8 क्रॉस 1 का आ जाएगा। इन दोनों को एक किसी को भी मिलाओगे तो इसके अलावा, इन चारों के अलावा आप कुछ और नहीं बना सकते, अगर अवयव की संख्या टोटल कितनी है, 8 है। इसलिए हमने एलसीएम निकाला था। एलसीएम निकालने से हमें पता चल गया कितने फैक्टर बन गए, और इतने फैक्टर में एक और एक्स्ट्रा जोड़ लो, कितना, 1, ठीक है।
एक और एक्स्ट्रा फैक्टर एक जोड़ लिया। अब हम टोटल कोटियों की संख्या में बतानी है, r क्रॉस c होता है, तो हम क्या करेंगे, हमें दो चीज चाहिए, कोटियों की संख्या बतानी है, दो चीजें चाहिए, m और n। तो m और n दो चीजें चाहिए हमें, और हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं, यहाँ पे चार चीजें हैं। मतलब शुरू में तो तीन चीजें थी, लास्ट में एक हमने बना के एक और बढ़ा लिया, दो और बढ़ा दिए। तो इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो दो बच जाएगा, और इसको इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये बच जाएगा। और एक हमने ऐड किया, इन तीनों को एक साथ मिला सकते हैं। और इन दोनों को एक साथ मिलाओगे तो चार क्रॉस दो तो पहले से ही बना दिया हमने। तो वो बनाने मतलब टोटल कितनी संख्या होंगी, कोटियों की संख्या कितनी होगी, टोटल चार होगी। दो क्रॉस चार, चार क्रॉस दो, आठ क्रॉस एक क्रॉस आठ। ठीक है, तो आप 3.1 पूरा एक्सरसाइज कीजिएगा। तो 3.1 और जितना मैंने बताया है उसके हिसाब से आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया हो ए m क्रॉस n है, तो अवर्ग आव्यूह होगा, कब होगा वर्ग आव्यूह, जब m बराबर n होगा। और जब m बराबर n नहीं हुआ तो यह आयताकार आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, आव्यूह की संक्रियाएं। आव्यूह की संक्रियाएं मतलब आव्यूहों का जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो होता है आव्यूह की संक्रियाएं। जैसे हमें संख्याओं की संक्रियाएं होती हैं, जैसे दो संख्याओं को जोड़ना, दो संख्याओं को गुणा करना, दो संख्याओं का भाग देना। ठीक है, उसी तरह हम आव्यूह की संक्रियाएं पढ़ेंगे। जैसे संख्याओं की संक्रियाएं हो गई, उसी तरह आव्यूह की संख्याएं। तो आव्यूह की एक अपनी अलग दुनिया है, जिसमें हम आव्यूह किसे कहते हैं, हमने शुरू में आते ही क्या पढ़ा, आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह क्या होता है, संख्याओं के संग्रह को, संख्याओं को किसी रो और कॉलम के रूप में लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आव्यूह का यूज किस लिए है, हम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करते हैं। हम देखेंगे आगे इक्वेशन, समीकरण सॉल्व करने के लिए, जैसे समीकरण हम लिखते हैं x प्लस टू वाई इक्वल टू 1, x माइनस टू वाई इक्वल टू 7, इस तरह के समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम आव्यूह विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीजों को सिंपल करने के लिए, अब सारी चीजों को मैं जब लिखना पड़ता है, मान लीजिए चार तत्व हैं तो हमें लिखना पड़ता, तो उसको एक बाई एक सारे लाइन में लिखना पड़ता है, इस तरीके से हम एक साथ ही हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सिंपल करने के लिए हम आव्यूह की जरूरत पड़ती है। और हमने और क्या देखा कि स्तंभ क्या होता है और पंक्ति क्या होता है। तो जब हमने देखा कि लेफ्ट से राइट लिखेंगे, अगर बाएं से दाएं लिखेंगे, या तो इसको हम बोलते हैं पंक्ति, जिसको कॉल और जिसको रो बोलते हैं। ऊपर से नीचे लिखेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा आव्यूह के प्रकार। तो स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें एक स्तंभ हो, यानी एक स्तंभ और, तो एक स्तंभ होने का मतलब कि कॉलम की जगह पे एक और रो की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक स्तंभ उसका स्तंभ आव्यूह, एक पंक्ति उसको पंक्ति आव्यूह। आव्यूह में कोटि बराबर हो जाए, यानी m क्रॉस n, यानी रो और कॉलम बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, जिसमें विकर्ण के अलावा सारे तत्व जीरो हो जाए। उसी तरह अदिश आव्यूह, जिसमें विकर्ण के जो तत्व हैं वो बराबर हो जाए, तो उसको अदिश आव्यूह बोलते हैं। और फिर हमने देखा तत्समक, यानी इकाई आव्यूह, जिसमें विकर्ण के सारे तत्व एक के बराबर हो जाए, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसी तरह हमने देखा कि शून्य आव्यूह क्या होता है, जिसके सारे तत्व जीरो हो जाए, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ। ठीक है, उसके अलावा हम देखा आव्यूह की समानता क्या होती है। तो आव्यूह की समानता चेक करने के लिए सबसे पहले कोटि बराबर होनी चाहिए दो आव्यूहों की। हाँ, एक चीज और जो यहाँ पे मुझे बताना चाहिए था, कह रहा है दो आव्यूह, अगर मान लीजिए कोई ए आव्यूह दिया है 1 2 2 3, और एक बी आव्यूह दिया है 2 2 3 3 2 माइनस 1। कह रहा है कि ए और बी बराबर है या नहीं है। तो ए और बी बराबर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, सबसे पहले हमें क्या देखना था कि कोटि समान होनी चाहिए। इसकी कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2, और इसकी कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 3। यहाँ पे 3 कॉलम है, 2 रो है। तो सबसे पहला जो कंडीशन मैंने बताया, तो वही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कोटि समान नहीं है, तो ये आव्यूह समान नहीं होगा, यानी ए विल नॉट बी इक्वल टू बी, ए बी के बराबर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है, जब भी कहा जाए कि आव्यूह समान है, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कोटि समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर वो कह रहा है कि पहले से समान वो बोल रहा है, तो कोटि तो बराबर ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं बोल रहा है, तो हम एक नजर जरूर देख लेंगे कि कोटि की समान है या नहीं। अगर कोटि समान हो गए, तो हमें क्या देखना है कि इसके संगत, ए और बी के संगत तत्व तो बराबर होने चाहिए। अगर ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 का हुआ, तो संगत तत्व बराबर होंगे तो आव्यूह समान होता है।
इस तरीके से हम एक्स वाई जेड ए बी का मान निकाले थे, एक बड़ा क्वेश्चन था। उसी तरीके से आपको 3.1 एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 3.1 है, तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है प्रश्नावली 3.1 करके आना है। और किसका है ये मैं बोल रहा हूँ, यूटी बोर्ड, एनसीईआरटी। ओके। और इसके अलावा आप कोई भी ऐसा भी बोर्ड अगर फॉलो कर रहे हैं या कोई सा भी आप बोर्ड के हैं, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा उसमें अभी कौन से चैप्टर में है, और फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने आबियो के बारे में बेसिक समझा। बहुत ही जो जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट बहुत सारी चीजें ऐसी ना आए, लेकिन इसके आधार पे बहुत सारी चीजें आती हैं, और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम में और भी सारी चीजें क्या क्या आती हैं। ठीक है, तो 3.1 एक्सरसाइज हो गया। हम दूसरे आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे आबियो की संक्रियताएं क्या होती है, आबियो का ऑपरेशन क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग किस तरीके से हम आबियो के बीच करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।